अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को? बार बार ना ये अब आ गया। आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो बेटा, आप लोग को आवाज़ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो मुझे बताओ, आ रही है तो फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ। यस मिस आ रही है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था, हमने किंगडम्स डिस्कस किए थे, ठीक है, और हमने आई थिंक माइक्रोबायोलॉजी तक हमने डिस्कशन अपना कंप्लीट कर लिया था। तो थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मेरी क्लास में हमेशा ये होता है कि हमने जो आज पढ़ा है वो हम कल उसको क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो मुझे कोई बता सकता है कि बगैर देखे, ठीक है, बिल्कुल देखना नहीं है, किंगडम प्रोकैरियोट क्या था? दुआ, आप बताएंगी मुझे किंगडम प्रोकैरियोट में हमने क्या पढ़ा था बगैर देखे? दुआ, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, दुआ, आप मुझे बता सकते हो कि हमने प्रोकैरियोट में क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम? जी मिस। हमने लास्ट टाइम जो प्रोकैरियोट मिस। डिस्कस किए थे, तो प्रोकैरियोट्स में हमने क्या पढ़ा था कि क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स भी थोड़ा सा हाँ डिस्कस किया था, याद है? तो थोड़ा सा बताओ। यस मिस। मिस प्रोटोर्स उन्हें कहते हैं जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो हम इस और हाँ 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 बोलो। मिस इसकी एग्जांपल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया है। वेरी गुड, ठीक है। उसके अलावा हमने और क्या क्या पढ़ा था? हमने प्रोटिस्टा पढ़ा था, हमने फंजाई पढ़ा था, प्लांटी और एनिमेलिया पढ़ा था, ठीक है। मुझे मनाहिल, आप बता सकती हो कि सिनोसाइटिक का क्या मतलब होता है? मैंने लास्ट टाइम बहुत मिस आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मिस हाँ, मैं कह रही हूँ कि जो सिनोसाइटिक की टर्म हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी ना किंगडम फंजाई में, उसका क्या मतलब है? मैंने बताया था आप लोगों को दो मिस तीन। हम्म। अब आ रही है आपको मेरी क्लियर आवाज़? यस मिस उसका मतलब है जो कार्बोहाइड्रेट से बनकर जो बॉडी बन यस मिस जो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर जो बॉडी बनती है उसको सिनोसाइटिक कहते हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत बता रहे हो। क्या हो गया? सिनोसाइटिक का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा सेल जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है उसको कहा जाता है। याद आया? मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, मैंने कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में कहा था कि जो फंजाई का जो सेल जो उसकी सेल वॉल बनी हुई होती है वो काइटिन से बनी हुई होती है, और जो काइटिन होता है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से बिलोंग करता है। और मैंने कहा था कि जो सेल्यूलोज है वो क्या नाम है आपका, उसके प्लांट सेल वॉल की कंपोनेंट्स बना रहा होता है, ठीक है। और जो सेल वॉल फंजाई के अंदर होती है वो सेल वॉल बेसिकली बनी हुई होती है आपके काइटिन से, जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का पार्ट है। और जो सिनोसाइटिक है, सिनोसाइटिक बॉडी का मतलब होता है कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें जितने भी सेल्स हैं वो सेल जो है वो बेसिकली उसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है, तो उसको सिनोसाइटिक कहा जाता है। क्लियर हो गया ये? अच्छा, इंजेस्टिव हेटरोट्रोप्स का मतलब याद है आप लोगों को? इंजेस्टिव हेटरोट्रोप्स का मतलब क्या था? यस मिस। बताओ कि इंजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव जो हमने डिस्कस किया था। मिस इंजेस्टिव वो जो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको बाहर से लेना पड़ता है, और वो जो फूड है वो उनका मतलब माउथ के थ्रू जो है जाता है। और एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉप्स जो कि सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकते हैं और जो अपना फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्प्टिव है और इंजेस्टिव जो है वो ह्यूमन बीइंग्स है। प्लांट एब्जॉर्प्टिव नहीं है, फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोप्स हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रोप्स हैं, वो हेटरोट्रोप्स में नहीं आते। ऑटोट्रोप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स ऑटोट्रोप्स होते हैं, और जो फंजाई है वो आपका एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोप्स होते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो आपके पास इंजेस्टिव हेटरोट्रोप्स होते हैं, सही है।
अच्छा, अब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिस्कस किया था हमने, एनवायरमेंटल बायोलॉजी से स्टार्ट करना है। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब बेटा क्या लिखा हुआ है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म। सिंपल एनवायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली डील कर रही होती है आपके पास जितने भी इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर कैसा है, पोल्यूशन है या नहीं है, टेम्परेचर कितना है किसी जगह का, और उस जितने भी इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। वहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं उसकी बात आप कर लो, टेम्परेचर की बात कर लो, ह्यूमिडिटी की बात कर लो, वाटर की बात कर लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पास इन्वायरमेंट में आ रही होती है। तो अब इस इन्वायरमेंट को स्टडी करना, उसके डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करना और ये देखना कि इस इन्वायरमेंट का इफेक्ट किसी ऑर्गेनिज्म पर क्या है, किस तरह से है, और वो उसकी लाइफ को पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है या नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, और किस किस तरह से उस पर उसका असर हो रहा है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर द हेडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, कि आप बेसिकली लाइफ तो स्टडी कर रहे हो मगर उस लाइफ को डिस्कस कर रहे हो आप इन रिलेशन टू योर एनवायरनमेंट, कि क्या माहौल है, किस तरह के इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसके इफेक्ट्स उस पर क्या है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ बेटा मरीन बायोलॉजी पे। मरीन बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? मरीन का मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू सी, ठीक है। जो सी के अंदर ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं उनकी स्टडी करने को या उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करना है बेसिकली मरीन बायोलॉजी। अगर आप लोग एक चीज नोट करो तो मरीन बायोलॉजी के नीचे फ्रेश वाटर बायोलॉजी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट चीजें का मतलब ऑब्वियसली मीठा पानी हो गया, ठीक। तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। अच्छा, तो अब मरीन बायोलॉजी में इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिटिंग द सी एंड ओशन एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। मतलब कि हम इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे होते हैं जो कि सी के अंदर मौजूद है, ओशन के अंदर मौजूद है, उसमें बहुत सारे सी एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी को स्टडी करना, उनके डिफरेंट फीचर्स को स्टडी करना, ठीक है। तो आवाज़ नहीं आ रही, क्या चीज़ आपको दोबारा समझनी है बेटा? मिनाइल मुझे दोबारा बताओ, अनम्यूट करके बता दो। मुझे नहीं समझ आया कि आपने क्या चीज़ मिस की। मिस एनवायरमेंटल बायोलॉजी से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अच्छा, मैं बहुत दोबारा कट हो रही है। मैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी दोबारा समझा। एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, चलो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? हमने सोशल स्टडीज़ में पढ़ा है कि एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि कोई भी सराउंडिंग, ठीक है, उस सराउंडिंग के अंदर आपके पास डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, आपका पूरा टेम्परेचर आ जाता है, उस इन्वायरमेंट में मौजूद कितना पानी वहाँ पर मौजूद है उस एरिया में, ठीक है, और प्लांट्स कितने हैं, ट्रीज कितने हैं, तो ये सब एनवायरनमेंट में आ जाता है, सही है। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसके माहौल का, उसके एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सही है। अब अगर सपोज करो कि मैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में 2 डिफरेंट एरियाज को स्टडी कर रही हूँ। एक एरिया वो है, सपोज करो अंटार्कटिका का एरिया, आपको पता है कि वो कितना ठंडा इलाका है और वहाँ पर तो मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम होता है टेम्परेचर और बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे। अब अगर मैं अंटार्कटिका को डिस्कस करूँ या उसको स्टडी करना चाहूँ एक, और साथ में किसी ऐसे एरिया को स्टडी करूँ जो डेजर्ट एरिया है, जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जहाँ पर होता है, तो अब मैं जब अंटार्कटिका को स्टडी कर रही हूँगी, मैं वहाँ के डिफरेंट सी एनिमल्स को डिस्कस करूँगी, मैं वहाँ पर मौजूद डिफरेंट एनिमल्स को डिस्कस करूँगी, वहाँ का जो कोल्ड टेम्परेचर है उसको डिस्कस करूँगी, ठीक है। अब अगर आप बात करोगे एक ऐसे इन्वायरमेंट की जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कोई सहरा समझ लो, कोई डेजर्ट समझ लो, अगर मैं वहाँ की बात करूँगी तो वहाँ पर प्लांट्स डिफरेंट होंगे, ठीक है, कैक्टस वगैरह ज़्यादा हो गए, और जो एनिमल्स हैं वहाँ पर ज़्यादातर कैमल्स होंगे, ठीक है, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे, और वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा, ठीक। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स को स्टडी करना, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी करना और उसका इफेक्ट किसी ऑर्गेनिज्म पर या वो ऑर्गेनिज्म जो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उन पर क्या उसके असरात हैं, अच्छे असरात हैं, बुरे असरात हैं, क्या चीज़ है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करना इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर आता है। अब आपको क्लियर है बेटा? आप समझ में आया? अगर कोई चीज़ मसला कर रही है तो आप बताओ मुझे। यस मिस, समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब मरीन बायोलॉजी पे आ जाते हैं। तो मैंने मरीन बायोलॉजी में जो बात कही थी वो ये कही थी कि मरीन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो सी में पाई जाती हो या खारे पानी की, अगर हम बात करें, ओशन की बात करें, ठीक है। अब उसके
ऑपोजिट में क्या होता है बेटा, आपके पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी आ जाती है। फ्रेश वाटर का मतलब मीठा पानी, फ्रेश पानी, ठीक है। तो दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं, है वही चीज़ कि आपने अगेन उसके एनवायरनमेंट को स्टडी करना है, उसमें मौजूद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है, ठीक है। मगर मसला या आप कह सकते हो कि डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, अगेन एनवायरनमेंट का आ रहा है कि भाई एक एनवायरनमेंट आपके पास मरीन एनवायरनमेंट है जहाँ पर आपके पास सॉल्टी एनवायरनमेंट होगा, जाहिर बात है कि खारा पानी है, ठीक है। जबकि फ्रेश वाटर में आपके पास क्लीन और नीट वाटर होगा, साफ पानी होगा। तो दोनों के एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिफर कर रहे होंगे या डिस्टिंग्विश हम एक दूसरे से इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक। अब मरीन बायोलॉजी में क्या चीज़ आ जाती है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिटिंग द सी एंड ओशन एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। यानी कि हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को या ऐसे एनिमल्स को डिस्कस करेंगे जो सी में रहते हैं, ओशन में रहते हैं, और उनके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके एनवायरनमेंट के होते हैं। फिजिकल का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको फिजिकली नज़र आ रही हो या फिजिकल हो, ठीक है। और केमिकल का मतलब होता है उसके डिफरेंट हम एस्पेक्ट्स को इस तरह से डिस्कस करें कि हम उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को, फॉर एग्जाम्पल कि अगर पानी की मैं बात करूँ तो पानी की अगर आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे, कि पानी दिखता कैसा है, ठीक है, उसका कलर क्या है, और पानी कितना है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो ये सब फिजिकल चीज़ों में आ गया। जबकि आप केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे तो आप ये डिस्कस करोगे कि पानी का पीएच कितना है, ठीक है, पानी के अंदर कोई और सॉल्यूबल चीज़ या कोई और सॉल्यूट तो नहीं मिक्स हो गया, तो आप ये सब चीज़ें केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग के अंदर डिस्कस करते हो, ठीक है। तो मरीन बायोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को और फिजिकल एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन द ऑर्गेनिज्म, कि भाई अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, अच्छा इफेक्ट अगर पड़ रहा है तो उसके क्या क्या असरात है, किस तरह से वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम कर रहा है, अगर नेगेटिव इफेक्ट्स है तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं, सही है। तो दिस इज मरीन बायोलॉजी। तो क्लियर है, अगर कोई सवाल है तो पूछो। किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन? किसी को कोई सवाल नहीं है? किसी को कोई क्वेश्चन है बेटा? अगर नहीं है तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो ताकि मैं आगे फ्रेश वाटर समझा दूं। ठीक है, फ्रेश वाटर पे आ जाते हैं। डील्स विद द लाइफ ड्वेलिंग इन फ्रेश वाटर्स, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज अफेक्टिंग इट। अच्छा, अब फ्रेश वाटर में सिर्फ ये सेम चीज़ है कि जैसे मरीन बायोलॉजी में हमने डिस्कस किया, बस डिफरेंस क्या है कि वाटर का डिफरेंस है। मरीन बायोलॉजी में सी वाटर है, ओशन वाटर है, जबकि फ्रेश वाटर में आप क्या डिस्कस करते हो, आप लेक्स के अंदर मौजूद डिफरेंट एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हो। आप जो साफ पानी बेसिकली है ना, जो नदियाँ होती हैं, लेक्स होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, जो फ्रेश वाटर बॉडीज है, आप उसको डिस्कस करते हो। उसमें कौन से एनिमल्स रह रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का के अंदर जो वाटर बॉडीज है उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी में आ जाती हैं, यानी कि लाइव ड्वेल। अब उसमें सिर्फ एनिमल्स नहीं आ जाते, उसमें प्लांट्स की स्टडी को भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखो जो सी वाटर है या फ्रेश वाटर है, वहाँ पर जो अंडर सरफेस ऑफ द वाटर है वहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स भी होंगे, ठीक है। वहाँ की प्लांट लाइफ कैसी है, वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की इकोसिस्टम को हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो दैट इज नोन एज फ्रेश वाटर बायोलॉजी, सही है। अच्छा, पैरासाइटोलॉजी पे आ जाओ। मुझे कोई ये बता सकता है पैरासाइट क्या होता है? वो एनिमल्स जो दूसरों की बॉडी पे सर्वाइव करते हैं, दूसरों से फूड लेते हैं। वेरी गुड, ठीक है। पैरासाइट बेसिकली कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल को हार्म कर रहा होता है, ठीक है, और उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है फॉर इट्स न्यूट्रिशन, फॉर इट्स रिप्रोडक्शन, ठीक है। हर अपने काम को वो बेसिकली दूसरे से अवेल कर रहा होता है, दूसरे एनिमल से वो हेल्प ले रहा होता है। और बेसिकली ज्यादातर ये लोग हार्मफुल ही होते हैं जो पैरासाइट होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब पैरासाइटोलॉजी, आपको नाम से पता चल रहा है कि ये पैरासाइट्स की स्टडी को कहा जाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स, देयर लाइफ साइकिल्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन विद देयर होस्ट। अब देखो, जो पैरासाइट है, हमने क्या कहा कि वो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है या उससे अपनी जितनी भी नीड्स है उनको फुलफिल कर रहा होता है, ठीक। तो अब ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसके साथ ये चिपक कर या जिस पे अटैच होकर अपनी नीड्स फुलफिल कर रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होस्ट, ठीक है। होस्ट कोई भी ऐसी ऑर्गेनिज्म होती है जिससे पैरासाइट बेनिफिट ले रहा होता है, या पैरासाइट जिससे फायदा उठा रहा होता है, उससे न्यूट्रिशन ले रहा होता है, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है।
तो पैरासाइटोलॉजी में हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, हम स्टडी कर रहे होते हैं ऐसे पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स को, पहली बात, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और वो क्या क्या फंक्शन होते हैं उनके, उनकी बॉडी कैसी है, वो कैसे रह रहे होते हैं, देयर लाइफ साइकिल का मतलब कि वो रिप्रोडक्शन कैसे कर रहे होते हैं, पहली बात, और दूसरी बात ये कि वो कितने स्टेजेस से होकर गुजर रहे होते हैं, कि भाई उसकी स्टार्टिंग वाली स्टेज कैसी थी, ठीक है, जब छोटा होता है तो वो कैसा होता है, फिर बड़ा होता है तो कैसा होता है, जब फाइनल एडल्ट स्टेज आ जाती है तब वो कैसा होता है। तो वो पूरी लाइफ साइकिल जो चल रही होती है ना, फ्रॉम बेबी टू एडल्ट, फ्रॉम एडल्ट टू देन अगेन, जो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसको डिस्कस करना बेसिकली पैरासाइटोलॉजी में आ जाता है। दूसरी बात, अब जो तीसरी बात है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कि वो किस तरह से ट्रांसमिट होता है। अब कुछ ऐसे वॉर्म्स होते हैं या कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, ठीक है, फीकस या फीसिस जो होता है आपके पास, फीसिस से बेसिकली आपके पास ओरल रूट से वो ट्रांसमिट होकर बॉडी में जा रहा है, ठीक है, तो किस तरह ट्रांसमिट हो रहा है, स्किन टू स्किन ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, या किस तरह से उसकी ट्रांसमिशन हो रही है। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, फैलाव या किसी चीज की मूवमेंट, ठीक है, एंड इंटरेक्शन विद द होस्ट, कि पैरासाइट किस तरह से होस्ट से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, किस तरह से उससे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, किस तरह से होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपके पास पैरासाइटोलॉजी में। क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की, कि हम पहले ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करें कि वो है क्या, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, वो सब चीज़ें डिस्कस करें। दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे उसका लाइफ साइकिल कैसा है, वो स्टार्टिंग में कैसा था, एडल्ट हुआ तो कैसा हुआ, कौन से उसके अंदर चेंजेस आए, डेवलपमेंट हुई, ठीक। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब वो एक ऑर्गेनिज्म, मतलब अब एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसमिट हो रहा है या फैल कैसे रहा है, अगर वो कोई बीमारी कॉज कर रहा है तो कैसे कर रहा है, ठीक है, एंड इंटरेक्शन विद द होस्ट, कि वो जिस ऑर्गेनिज्म से सारे बेनिफिट्स ले रहा है, जिसको नुकसान पहुंचाकर अपनी जरूरियात पूरी कर रहा है, तो वो उससे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ पैरासाइटोलॉजी। समझ में आया बेटा आप लोगों को? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो। निम्रा, आप मुझे बता सकते हो मैंने अभी क्या बताया, थोड़ा सा रिपीट करवाओ। आपने अभी पैरासाइटोलॉजी के बारे में बताया है और इससे पहले फ्रेश वाटर और मरीन बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में और मैंने क्या बताया, पैरासाइटोलॉजी थोड़ा में सा हमने रिवाइज बताया कि कराओ। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी और की बॉडी पे रहता है वो उसको हार्म पहुंचा के अपना फूड ले, और जो उसकी जिस बॉडी को वो हार्म पहुंचा रहा है वो होस्ट कहलाता है। वेरी गुड, सही है। और मनाहिल, आप बता सकते हो मैंने और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स डिस्कस किए? और उसके ठीक है बेटा निम्रा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। अब मनाहिल से पूछते हैं, मनाहिल आप बता सकते हो बेटा इसमें मैंने और क्या क्या चीजें बताई हैं? मनाहिल आप बता सकते हो मुझे मैंने क्या कहा? दुआ आप बता दो, मनाहिल शायद उनको कोई इशू हो रहा है, पता नहीं। दुआ आप बता सकते हो मैंने क्या कहा? मिस आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, अब आ रही है आपको मनाहिल? अब आ रही है? मैं कह रही हूँ मनाहिल, मैंने जो अभी पैरासाइटोलॉजी में बताया था आप उसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो कि मैंने क्या कहा था? ठीक है, हम इसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, शायद मनाहिल को मेरी आवाज़ सही नहीं जा रही है। ठीक है, ह्यूमन बायोलॉजी पे आ जाते हैं बेटा। ह्यूमन बायोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद ऑल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैन रिगार्डिंग एवोल्यूशन, एनाटमी, फिजियोलॉजी, हेल्थ एंड इनहेरिटेंस। अब एवोल्यूशन देखो, इसमें हम क्या पढ़े, ह्यूमन बायोलॉजी सिंपल मतलब ह्यूमन लिखा हुआ है तो हम ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, उसमें आ जाता है आपके पास एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंटल चेंज, ठीक है, कोई भी ऐसा चेंज जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आ रहा है। अब देखो हम लोग अगर देखा जाए तो इतने सालों में ह्यूमंस बहुत ज़्यादा बड़े चेंज से गुजर के आ चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एवोल्यूशन आ चुका है। पहले वो क्या थे और अब क्या हो गए, बहुत ज़्यादा चेंजेस उनके अंदर आ गए। तो
ये सब चीज़ें जो है वो एवोल्यूशन के अंदर आ जाती हैं, जो स्टार्टिंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ से लेकर अब तक जितनी भी चेंजेस आ चुकी हैं वो सब चीज़ें हम एवोल्यूशन के अंदर डिस्कस करते हैं। सही हो गया। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे ह्यूमन बायोलॉजी में एवोल्यूशन को, कि क्या क्या डेवलपमेंट्स, क्या क्या चेंजेस आ चुकी हैं। एनाटमी, एनाटमी का मतलब पता है किसी को क्या होता है? एनाटमी क्या होती है? एनाटमी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना। ठीक है, एनाटमी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को जब आप स्टडी करते हो तो दैट इज नोन एज आपका एनाटमी। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म है जिसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, MORPHOLOGY। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को या फीचर्स को स्टडी करना, जबकि उसका ऑपोजिट क्या है? एनाटमी। एनाटमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना। ठीक है, तो दैट कम्स अंडर दी हेडिंग ऑफ एनाटमी, के अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद है। अब फिजियोलॉजी पे आ जाओ। फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द डिफरेंट प्रोसेसेस दैट आर गोइंग ऑन इन योर बॉडी। किस तरह से डाइजेशन हो रही है, एक्सक्रीशन हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, वो सब चीज़ें या जितने भी डिफरेंट प्रोसेसेस आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज फिजियोलॉजी। उसके स्टडी को कहते हैं फिजियोलॉजी। हेल्थ, हेल्थ का मतलब ऑब्वियसली आपकी सेहत से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है, डिफरेंट डिजीजेस से रिलेटेड स्टडी है, डिजीज किस तरह क्योर होती है, किस तरह होती है, कितने टाइम के लिए होती है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, उसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, तो वो सब चीज़ें हेल्थ में आ जाती है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब तो कोई बता सकता है मुझे, इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? दुआ, आप बता सकते हो मुझे इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? 9 में थोड़ा बहुत मेंडल्स लॉ और ये सब पढ़ के आए होगे, आई होप। कोई भी नहीं बताएगा मुझे? बस आई थिंक जो एक जीन से दूसरे जीन में इनहेरिट हो रही होती है, मतलब जो सेम होती हैं हाँ, कुछ हद तक सही क्वालिटीज। कह रहे हो। हाँ, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो चीज़ें जा रही होती है ना, जो इनहेरिट हो रही होती है, उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। मतलब एक माँ बाप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बच्चों के अंदर मुंतकिल हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि वो इनहेरिट कर रहे हैं उन सब चीज़ों को। ठीक है, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस। सही है, उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो हम जेनेटिक्स के अंदर उस सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या क्वालिटीज शिफ्ट हुई है या ट्रांसमिट हुई है। ठीक है, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमने क्या डिस्कस किया? एवोल्यूशन मींस एनी चेंज व्हिच हैज अकर्ड इन द ह्यूमन बीइंग। एनाटमी मींस स्ट्रक्चर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करना। फिजियोलॉजी का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस को ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, उसके मैकेनिक्स को या उस मैकेनिज्म को स्टडी करना फिजियोलॉजी के अंदर आ जाता है। हेल्थ मींस ऑब्वियसली रिलेटेड टू योर हेल्थ, एनी डिजीज विच इज अकरिंग इन द बॉडी, क्या उसकी ट्रीटमेंट है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और इनहेरिटेंस का मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होते हैं उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। सही है, आई होप इट्स क्लियर। कोई सवाल तो नहीं है किसी को? किसी को कोई सवाल है बेटा? नो बस मिस। आपने जो मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था वो एक दफा वापस से बता दें। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मैंने बताया था। देखो, एनाटमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर कितनी, मतलब सपोज कर लो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर वेसल्स जो हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं, वो सब किसके अंदर आ जाती है? एनाटमी के अंदर आ जाती है। एनाटमी में हम डिस्कस करते हैं कि बॉडी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उसको स्टडी करते हैं। जबकि मॉर्फोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं कि एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं। जैसे मेरा फेस है, ठीक है, अगर मैं उसको स्टडी करूँ, मेरे हैंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो आपको देखने से नजर आ रहे हैं ना सामने से, या एक्सटर्नली जो फीचर्स मौजूद है, उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, जो आप बाहर से देख सकते हो। ठीक है, अंदरूनी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बाहरी बाहर से जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं उनको स्टडी करना मॉर्फोलॉजी का पार्ट होता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स स्टडी करना मॉर्फोलॉजी, इंटरनल फीचर्स स्टडी करना एनाटमी। आपको समझ आ गया नाहिल? यस मिस। ठीक है, अच्छा, अब हम चले जाते हैं सोशल बायोलॉजी के ऊपर। सोशल बायोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द सोशल इंटरेक्शंस विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन एनिमल स्पीशीज, especially in human beings, focuses on such issues as whether certain behavior are inherited or culturally induced. सोशल का मतलब
क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं अपनी ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, कितना वो सोशल है, ठीक है। तो अब सोशल बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन के अंदर, एक गिवन स्पीशीज के अंदर किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। अगर हम खास तौर पे बात करें तो हम ह्यूमंस को डिस्कस करते हैं, और एनिमल्स को भी कर रहे होते हैं, मगर ह्यूमंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। और क्या डिस्कस करते हैं कि ह्यूमंस के अंदर किस तरह के बिहेवियर पाए जाते हैं, ठीक है। और वो बिहेवियर आइदर इनहेरिट हुआ है, मतलब माँ बाप से बच्चों के अंदर मुंतकिल हुआ है, जेनेटिक्स में है उसके वो बिहेवियर, या फिर कल्चरली इंड्यूस का मतलब है, या फिर उसने अपनी सराउंडिंग से ये चीज़ें अडेप्ट की हैं, या फिर उसमें उसके इन्वायरमेंट ने ये क्वालिटीज प्रोड्यूस कर दी हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा बिहेवियर जो इनहेरिट हुआ है, मतलब माँ बाप से मुंतकिल हुआ है, उसके जीन्स में है। और दूसरी चीज़, ये बिहेवियर या तो आसपास से मुंतकिल हुआ है, ठीक है, या फिर उसकी सराउंडिंग से उसके अंदर डेवलप हुआ है, तो दैट इज नोन एज समथिंग विच इज कल्चरली इंड्यूस्ड। तो सोशल बायोलॉजी में हम ह्यूमन इंटरेक्शन को और उनके बिहेवियर को डील कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पे हम आ जाते हैं, फिर हम सेशन एंड करेंगे। लास्ट जो टॉपिक है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। This is a very recent branch introduced in biological sciences. It deals with the use of data and techniques of engineering and technology for the study and solution of problems concerning living organism, particularly the human beings. यार बायोटेक्नोलॉजी से ये बात सामने आ रही है कि बायो का मतलब होता है लाइफ, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी ऐसी न्यू आपने इन्वेंशन को यूज़ किया है फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप यूज़ करते हो डेटा को या कोई भी ऐसी नई टेक्निक जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। और उस टेक्नोलॉजी को या उस इंजीनियरिंग को आप यूज़ करते हो फॉर स्टडी एंड सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। यानी कि आप बेसिकली डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को और डिफरेंट इंजीनियरिंग वाली, या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी इन्वेंशन को आप यूज़ कर रहे हो, किस लिए? इसलिए कि आप स्टडी कर सको डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो ह्यूमंस को हो रही हैं, स्पेशली ह्यूमंस को। लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो है ही हैं, मगर ह्यूमन बींग्स को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनको स्टडी करने के लिए या उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप बेसिकली जब किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, तो दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। आई होप इट्स क्लियर बेटा। अब तक किसी को जितनी भी डेफिनेशंस हमने डिस्कस की है उसमें कोई चीज़ पूछनी है, कोई चीज़ डिस्कस करनी है? मिस जो आप पैरासाइट समझा रही थी उसमें आवाज क्लियर नहीं आ रही थी तो समझ नहीं आई। ठीक है, तो हमें से एक बार सोशल बायोलॉजी भी समझा देगा। ठीक है। पहले पैरासाइटोलॉजी कर लेते हैं, फिर हम सोशल पे आ जाते हैं। देखो पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट का मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी और ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाकर अपनी नेसेसिटीज को पूरा कर रहा होता है, ठीक है। अगर अब मेरी आवाज़ कट रही हो तो मुझे बीच में बता देना, सही है। अच्छा, तो पैरासाइट में बेसिकली पैरासाइटोलॉजी में हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं कि स्टडी करते हैं हम उन ऑर्गेनिजम्स को जो बेसिकली पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जो अपना खाना या अपनी जितनी भी ज़रूरियात होती हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करके हासिल कर रहे होते हैं। अब हम उस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसके पूरे लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं कि वो जब बॉर्न हुआ था वो ऑर्गेनिज्म तब कैसा था, और एडल्ट फॉर्म में आते आते उसने कौन से उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं आपका पैरासाइटोलॉजी में। और दूसरी चीज़ क्या लिखिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो कैसे मुंतकिल हो रहा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम उसमें डिस्कस करते हैं। और इंट्रैक्शन विद द होस्ट, यानी जिस ऑर्गेनिज्म से वो फूड ले रहा है, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन कर रहा है, उससे किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, वो सब चीज़ें हम पैरासाइटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। और सोशल बायोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं, और एनिमल्स का या स्पेशली ह्यूमन बींग्स का सोशल बिहेवियर, कि वो किस तरह से अपने साथ के जो डिफरेंट ह्यूमन बींग्स है उससे इंटरेक्ट कर रहा होता है, उससे कैसा उसका बिहेवियर है। आइदर ये बिहेवियर उसके पास अपने माँ बाप से जेनेटिकली ट्रांसफर हुआ है, या फिर उसके माहौल ने ही उसको ऐसा बना दिया है या ऐसा बिहेवियर उसके अंदर पैदा करवा दिया है। तो दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ सोशल बायोलॉजी। क्लियर है आप लोगों को? मिस जो आज आंसर्स गलत हुए हैं, अगर हमें वापस से वाला लेक्चर सुनना हो तो वो यूट्यूब पे नहीं आ रहा, तो कैसे करें फिर? यूट्यूब पे आ चुका रिवाइज है, यूट्यूब पे आ नहीं चुका है। आया नहीं आ चुका वो है। ओके मिस, फिर मैं वहां से देख लूंगी। बल्कि एक सेकंड रुको, आई थिंक हाँ सही कह रहे हो, नहीं आया। पहला लेक्चर आ चुका है, दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था या ऐसा कुछ इशू हो गया था। तो हाँ सही कह रहे हो, वो वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है। तो उसमें क्या मसला है मुझे बता दो, मैं दोबारा बता दूंगी। मिस जैसे आपने जो आज क्वेश्चंस पूछे वो रॉन्ग हुए थे, तो एक दफा रिवाइज करने के लिए, इसलिए ठीक है, एक काम कर देखना लेते हैं कि हम लोग जो कल हमारी होगी ना क्लास, तो हम कल वाली क्लास में जो पिछला है वो डिस्कस थोड़ा सा दोबारा कर लेंगे।
कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये कर लेते हैं हम, क्योंकि अब वो रिकॉर्ड तो हुआ नहीं था, ठीक है, तो एक साथ उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, और अगर हम उसको ऐसे छोड़ देंगे ना तो फिर मसला हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम कल इसको, क्योंकि आज टाइम नहीं है हमारे पास, 8 मिनट रहते तो वो फिर रह जाएगा, तो हम कल, मुझे कल याद दिलाना, हम कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मुझे कल लाजमी याद दिला देना, मेरे जहन से ना निकल जाए, ठीक है। ओके मिस। ठीक है, कल हम डिस्कस कर लेंगे। और कोई सवाल है किसी को? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई चीज ना आई हो समझ में, तो आज ही आज पूछ लो। ठीक है, तो हम मीटिंग एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर हम लोग जो है वो कल जब क्लास होगी हमारी, तो हम कल जो हमने पहले टॉपिक डिस्कस किया था किंगडम्स वाला, वो दोबारा करेंगे, और इंशाल्लाह आगे भी प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज बेटा।